नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। हमारी क्षमताओं को आंकने का हमारा तरीका अब भी पुराना है। कोई हमसे थोड़ा भी अलग दिखे तो हम उसे अक्षम मान लेते हैं, उसके लिए एक नई कैटेगरी खोजने लगते हैं जिसके नाम पर ही बहस है कि विकलांग कहें या दिव्यांग। लेकिन टोक्यो में हो रहे पैरालंपिक्स खेलों ने इस समझ को ठेंगा दिखा दिया है। मेडल्स की झड़ी लगा दी है भारतीय खिलाड़ियों ने और आज इन्हीं सब की हम बात करने वाले हैं द ललन टॉप शो में। बात करेंगे किसान आंदोलन को जिस चिंगारी ने फिर से सुलगा दिया है उसकी भी, लेकिन आप देखिए पहले ये वीडियो। हाथ में ताने टाइट करो इनके सर दोबारा खुलेंगे बहुत सारा खुलेगा कर देंगे उतार दे पहले करो तुम उतार दो। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। एक दलित महिला को चारपाई पर बांधकर ले जाया जा रहा है। महिला प्रतिरोध कर रही है लेकिन उसे ले जा रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल है जिसमें कुछ लोग पीड़िता को पकड़कर एक चारपाई पर बांधते दिख रहे हैं। पीड़िता ने प्रेस से कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश हुई है। सुनिए उनकी आप बीती। के लिए मारने के लिए ले जा रहे हैं जान से। कौन कौन लोग? एक तो हमें, एक नरेश भी है इसके साथ और बाबूजी एक लाला भी है। ये बर्बरता करने वाले महिला के घर के लोग थे और साथ में कुछ पड़ोसी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कवर करने वाले पत्रकारों का दावा है कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तभी की जब वीडियो वायरल होने लगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले पर हम आपको प्रशासन का पक्ष भी सुनाएं। आज तक से जुड़े संवाददाता संतोष कुमार सिंह ने बुलंदशहर एसएसपी से इस मामले में बात की। उन्होंने क्या कहा, उनकी बात सुनिए। अहमदगढ़ का एक प्रकरण आया है। अब दलित शब्द का यहाँ प्रयोग अनुचित है क्योंकि ये विशुद्ध रूप से पारिवारिक विवाद का मामला है। नरेश नाम का व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति का है। उसकी पत्नी जो लगभग 37 साल की है, जिसके 7 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। महिला मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है। बात बात पे घर वालों को, पड़ोसियों को गाली देती है। किसी बात पे पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद ये तेजी के साथ भाग रही थी, तो इसके परिवार वालों ने, पड़ोसियों ने मिल करके इसको पकड़ा और इसे चारपाई पर बांध करके वापस घर ले आए। इस प्रकरण में इसके बच्चों से बात की गई। बच्चे, सबसे बड़ी बच्ची जो है इसकी लगभग 14 साल की है, उसने भी बताया कि माँ का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा विक्षिप्त टाइप का है, लेकिन फिर भी महिला के साथ जिसके प्रति सहानुभूति और सहयोग की अपेक्षा थी, परिवारीजनों द्वारा और पड़ोसियों के द्वारा अमानवीय तरीके से बांध करके घर ला करके उसको रखा गया। इसको इलाज और एक मानवीय संवेदना की आवश्यकता थी इसके प्रति, वो नहीं किया गया। इस दृष्टि को रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों के खिलाफ 342, 323 का अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ये वीडियो इसलिए सामने आते हैं क्योंकि भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में मानसिक स्वास्थ्य को वैसी तवज्जो नहीं मिलती है जिसकी ज़रूरत है। साधन संपन्न लोग फिर भी अपने खर्च पर इलाज करवा लेते हैं, लेकिन गरीब तबके के लिए इलाज के रास्ते बेहद कम हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें और समाज इस पर पहले से ज़्यादा ध्यान देंगे। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दर्शक जानते ही हैं कि पंजाब के बाद किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर अगर कहीं है तो वह हरियाणा है। लेकिन ये तथ्य है कि जिस तरह हरियाणा में किसान आंदोलनकारी और मनोहर लाल खट्टर सरकार लंबे समय से आमने सामने बने हुए हैं, वैसी स्थिति पूरे देश में कहीं नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। सूबे में पंचायत चुनावों के मद्देनजर हरियाणा भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी संबंध में 28 अगस्त को सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में एक बैठक के लिए पहुंचने वाले थे। इस कार्यक्रम के विरोध में आंदोलनकारी किसान करनाल जिले में पड़ने वाले बस्ताड़ा टोल नाके पर पहुंच गए और वहां जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और किसानों को टोल नाके से हटने को कहा। जब किसान डटे रहे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई किसान घायल हुए। लहूलुहान किसानों की तस्वीरें सामने आते ही संयुक्त किसान मोर्चा हरकत में आ गया।
मोर्चे से जुड़ी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने 28 अगस्त की शाम को ही रास्ते जाम करने की अपील कर दी थी सूबे में। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होनी है। टिकैत ने लाठीचार्ज और महापंचायत को लेकर के सरकार के कथित विरोध को जोड़कर देखा। 29 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि लाठीचार्ज में घायल एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वैसे पुलिस ने इस पर कहा है कि किसान की मौत में पुलिस के लाठीचार्ज की भूमिका नहीं है। आंदोलनकारी किसानों ने 28 अगस्त को ही भारी यातायात वाले हाईवे जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जाम कर दिए थे और कहा था कि जब तक हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक के जाम नहीं खोला जाएगा। पुलिस कार्रवाई के विरोध में हरियाणा के कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए। लाठीचार्ज में किसानों के घायल होने की खबरें आई तो प्रशासन नंबर गेम में लग गया। हरियाणा पुलिस के एडीजीपी नवदीप विर्क ने कहा है कि बस्ताड़ा की घटना में 4 किसानों को चोट आई है जबकि 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन स्थानीय अखबारों ने घायल किसानों की संख्या 10 तक बताई है। इस मामले को लेकर आंदोलनकारियों में नाराजगी तब और बढ़ गई जब करनाल के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो पुलिस के जवानों को प्रदर्शनकारियों के सिर तोड़ने की हिदायत देते देखे गए। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। हाँ, कहाँ नहीं जाएगा सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। सीधे लट मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? इस वीडियो के सामने आने के बाद एसडीएम और हरियाणा सरकार की चारों ओर आलोचना होने लगी। आयुष ने कहा कि वायरल हो रहे वीडियो से काट-छाट की गई है और उनकी पूरी बात उसमें नहीं है। यही बात करनाल डीएम ने भी कही। आयुष का कहना है कि वो अपने जवानों को पूरी प्रक्रिया और सावधानियों का पालन करने के बाद ही बल प्रयोग की हिदायत दे रहे थे। उनका ये भी कहना है कि उनके द्वारा ब्रीफ किए जवानों तक प्रदर्शनकारी पहुंचे ही नहीं और जो असल लाठीचार्ज हुआ है वो कम से कम 10 किलोमीटर दूर हुआ जहां उनका ये वीडियो बन रहा था। उन्होंने अपने शब्दों के लिए माफ़ी भी मांग ली है। एसडीएम का ये वीडियो सामने आने के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के लिए एक आईएएस अधिकारी द्वारा इस भाषा का प्रयोग निंदनीय है और उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये क्लैरिटी सीएम मनोहर लाल खट्टर की बातों में दिखाई दी नहीं। आज सूबे की राजधानी चंडीगढ़ में जब वो पत्रकारों के सामने थे तो उनसे सवाल किया गया कि एसडीएम पर क्या कार्रवाई होगी। इस पर खट्टर ने कहा कि वो पूरी तरह से इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन ये एक प्रशासकीय मामला है और इसे प्रशासन को ही डील करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात में ये भी जोड़ा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती की ज़रूरत होती है। सीएम ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। 28 अगस्त को खट्टर ने बयान दिया था कि प्रदर्शनकारियों को अहिंसक तरीके से प्रदर्शन करना था। जब वो हाईवे जाम करेंगे, पुलिस पर पत्थर चलाएंगे तो पुलिस को भी ज़रूरी एक्शन लेना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग कर चुका है। आज करनाल में किसान महापंचायत बैठी। किसानों ने 3 मांगे प्रशासन के सामने रखी है। पहली मांग, लाठीचार्ज के जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमे हों। दूसरी मांग, घायल किसानों को 2-2 लाख का मुआवजा मिले और तीसरी मांग, मृतक किसान के लिए 25 लाख का मुआवजा हो और परिवार से एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी। पंचायत ने चेतावनी दी कि अगर ये मांगे मानी नहीं गई तो 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत बैठेगी और करनाल स्थित मिनी सेक्रेटेरिएट अनिश्चित काल के लिए घेर लिया जाएगा। किसान आंदोलन का दूसरा मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। आज यूपी के गाजियाबाद के लोनी में भी किसान महापंचायत बैठी जिसमें राकेश टिकैत शामिल हुए। टिकैत ने कहा कि जानबूझकर किसानों से मारपीट हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी का परिवार आरएसएस से जुड़ा है। एसडीएम का वीडियो सामने आने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि आयुष सिन्हा और भाजपा सांसद और संघ के विचारक राकेश सिन्हा के रिश्तेदार लगते हैं। राकेश सिन्हा वैसे अपनी तरफ से ये कह चुके हैं, बात साफ कर चुके हैं कि ये संबंध वाली बात बेबुनियाद है और ऐसी भ्रांति फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसान संगठनों के अलावा राजनीतिक पार्टियां भी लाठीचार्ज को लेकर खट्टर सरकार पर हमलावर हैं। ये संयोग था कि जब एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में स्मारक को राष्ट्र को समर्पित कर रहे थे। स्मारक परिसर में कई सुधार किए गए हैं।
इसीलिए फिर उद्घाटन का मौका आया। खट्टर सरकार को घेरने के लिए जलियांवाला बाग में अंग्रेज सरकार के हुक्म का जिक्र किया जाने लगा, जिसमें जानबूझकर निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या के निर्देश दिए गए थे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिख दिया है कि करनाल में जो हुआ वो दूसरे जलियांवाला बाग की तरह है, इसीलिए सीएम खट्टर को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खट्टर के इस्तीफे की मांग की है। इस पर सीएम खट्टर ने कहा कि इस्तीफा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को देना चाहिए, क्योंकि वही किसान आंदोलन के पीछे हैं। वो और भूपेंद्र हुड्डा समेत दीगर कांग्रेस नेता किसानों को भड़का रहे हैं। पंजाब के ही किसानों ने दिल्ली बॉर्डर को जाम कर रखा है, वहां हरियाणा के किसान नहीं हैं। अब कुल जमा बात यह है कि करनाल की घटना ने किसान आंदोलन में एक नई ऊर्जा फूंक दी है। एक बार फिर उसे आक्रामक होने का मौका मिल गया है। अब सब इस बात पर निर्भर करता है कि हरियाणा सरकार इस जिन को वापस बोतल में कैसे बंद करती है, क्योंकि किसान आंदोलन को जीते न जीते हरियाणा में सीएम खट्टर और भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बड़ी खबर में अब बात टोक्यो पैरालंपिक्स की। अवनी लेखरा, निषाद कुमार, सुमित एंटील, भाविना, ये नाम हम में से ज्यादातर ने शायद इन 3-4 दिनों में ही पहली बार सुने होंगे। भिन्न शारीरिक क्षमता वाले लोगों के बारे में हमारे समाज में एक राय बन गई है। उन्हें कमज़ोर समझा जाता है, सहानुभूति दिखाई जाती है और असंवेदनशीलता भी। लेकिन अवनी, निषाद, सुमित, इन सब की कहानी दिखाती है कि शारीरिक अक्षमता कहीं से भी आदमी को कमज़ोर नहीं बनाती है। अगर सुविधाएं मिलें तो ये भी मेडल ला सकते हैं। तो आज पैरालंपिक्स में मेडल लाने वाले एथलीट्स की कहानियां आपसे बांटेंगे। पहला नाम अवनी लेखरा, 19 साल की लड़की, दोनों पैर काम नहीं करते, पैरों पर खड़ी तक नहीं हो सकती। 9 साल से व्हीलचेयर पर है, व्हीलचेयर पर ही प्रैक्टिस की और टोक्यो में व्हीलचेयर से ही गोल्ड पर निशाना लगाकर पूरे भारत को गर्व करने का मौका दिया। इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाज अवनी लेखरा ने, और ये गोल्ड इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि इससे पहले भारत की कोई महिला पैरालंपिक्स में गोल्ड नहीं जीत पाई थी। अवनी ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब पुरुषों की बात भी अगर मेडल टैली के संबंध में की जाए तो पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतने वाली अवनी सिर्फ चौथी भारतीय हैं। बाकी 3 खिलाड़ी कौन हैं उनका जिक्र भी कर लेते हैं। 1972 के पैरालंपिक्स में तैराकी में मुरलीकांत पेटकर सोना लाए। जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने 2004 और 2016 में 2 बार गोल्ड जीता, और 2016 में हाई जंप में भारत के मरियप्पन थंगवेलु ने गोल्ड जीता था। और अब इस लिस्ट में चौथा नाम जुड़ा है अवनी लेखरा का। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल की SH1 कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया है। पैरालंपिक्स में SH1 या SH2 कैटेगरी डिसेबिलिटी के आधार पर बनी होती है। SH1 कैटेगरी उनके लिए होती है जिनके शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता। तो इसी कैटेगरी में अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक स्कोर कर चीन की निशानेबाज को हराया। गोल्ड जीतने पर अवनी ने क्या कहा, सुनिए। I was just looking forward to represent India in Paralympics, or I got the chance today, so it felt really nice. And I was just concentrating on my focus. I was not at all thinking about medal or where I am in the medal tally. I was just taking one shot at a time, and now I'm feeling like I'm on top of the world, and this feeling is inexplainable. ये जयपुर में अवनी के घर की तस्वीरें हैं। परिवार जश्न मना रहा है। जश्न वाली बात भी है, घर की बेटी ने पूरी दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया है। सुनिए। सर, मैं अवनी के गोल्ड मेडल जीतने पे बहुत अपने आप को गौरवान्वित और खुश महसूस कर रहा हूँ। अवनी की ये काफी महीनों की कड़ी मेहनत थी। वो रोज 7-8 घंटे प्रैक्टिस कर रही थी। उस प्रैक्टिस का ये सकारात्मक परिणाम है जो उसे आज मिला है गोल्ड मेडल के रूप में। आज वाले जश्न तक पहुंचने से पहले एक संघर्ष भरी कहानी भी है। 9 साल पहले वो तारीख आई थी जब परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया था। 2012 में जयपुर में ही एक कार हादसे में अवनी पूरी तरह जख्मी हो गई थी। जान तो बच गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोट आई और इस वजह से कमर के नीचे वाला हिस्सा सुन्न हो गया। पैरों ने काम करना बंद कर दिया और डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये कभी अपने पैरों पर खड़ी होकर चल फिर नहीं पाएंगी। एक हंसती खेलती 11 साल की बच्ची के अचानक इस हालत में पहुंच जाने से परिवार पर क्या बीती होगी, हम सिर्फ इसका अनुमान ही लगा सकते हैं, या अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। अवनी को पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी थी। इनके पिता एक RAS अधिकारी हैं, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हैं। इन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि एक्सीडेंट के बाद अवनी पूरी तरह से टूट चुकी थी, चुप रहने लगी थी, डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि कुछ नहीं कर पाती थी।
कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पूरी फैमिली के चोट लगी थी। 3-4 महीने में बाकी लोग तो ठीक हो गए, लेकिन अवनी कमर से नीचे पैरालाइज हो गई। उसके चलने फिरने के लायक नहीं रही और वो व्हील चेयर पे आ गई। व्हील चेयर पे आने के बाद वो काफ़ी गुमसुम और डिप्रेस्ड रहने लगी और अपने आप को एक शेल में उसने बंद कर लिया। तो मैं बहुत परेशान था, मैं चाहता था कि ये थोड़ा सा अपने इस शेल से बाहर निकले। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि इसको किसी खेल से जोड़ा जाना चाहिए। तो मैंने कई खेल ट्राई किए, उनमें से एक ये शूटिंग उसको थोड़ा अच्छा लगा, तो वो धीरे धीरे शूटिंग के लिए जाने लगी और उसको स्कूल के अंदर जो इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो इसने नॉर्मल बच्चों के साथ compete करते हुए जब स्कूल के इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता तो इसको अपने ऊपर भरोसा रहा और फिर इसने तय किया कि मुझे आगे चलकर अब शूटर के लिए ही तैयारी करनी है। अवनी के पिता चाहते थे कि वो किसी खेल में इन्वॉल्व हों ताकि उनका कहीं तो मन लगे। तीरंदाजी के लिए अवनी को लेकर गए, लेकिन वो प्रत्यंचा भी नहीं खींच पाती थी और फिर 2015 में पिता अवनी को शूटिंग रेंज लेके गए। ये अवनी को जम गया और फिर 2015 में अवनी स्टेट शूटिंग चैंपियन रही। अगले साल फिर नेशनल चैंपियन बनी। 2017 और 2019 में आईपीसी पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता और ये सफ़र फिर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स में पोडियम पर खड़े होकर राष्ट्रगान बजवाने तक पहुंचा। अभी अवनी के 3 और कंपटीशंस बचे हैं, मेडल्स और आ सकते हैं। अब अगले एथलीट की बात करते हैं। इनका नाम है सुमित एंटील। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया है सुमित एंटील ने। समझिए कि ये पैरालंपिक्स के नीरज चोपड़ा हैं। भाला फेंक स्पर्धा में सुमित ने गोल्ड जीता है। सुमित ने जैवलिन थ्रो के F64 इवेंट में 68.55 मीटर दूर भाला फेंका है। ये न सिर्फ उनका अब तक का बेस्ट है बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी है। 22 साल के सुमित हरियाणा में सोनीपत के खैबरा गांव के रहने वाले हैं। हरियाणा में कुश्ती का खूब क्रेज है, तो बचपन में ही आसपास के लड़कों के साथ कुश्ती खेलना शुरू कर दिया था इन्होंने। पहलवानी और एक अच्छी सरकारी नौकरी उनका सपना था, लेकिन जनवरी 2015 की एक शाम को सुमित की सारी प्लानिंग चकनाचूर हो गई। वो ट्यूशन पढ़ाकर बाइक से गांव लौट रहे थे, सामने से आ रहे ट्रैक्टर की बाइक से टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी ज़ोरदार थी कि सुमित के बाएं पैर को ज़्यादा चोट लग गई और अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर्स ने ये कहा कि उनके बाएं पैर को काटना पड़ेगा। लगभग 2 महीने बाद वो अस्पताल से बाहर आए, लेकिन अब उनके लिए सब कुछ बदल गया था। उनका एक पैर जा चुका था। सुमित कहते हैं कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के मशहूर एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस के खूब वीडियोस देखे, वहाँ से स्पोर्ट्स में रहने का मोटिवेशन मिला। फिर पुणे जाकर प्रोस्थेटिक लेग लगवाया और भाला फेंकने में जी जान से जुट गए। हालांकि यहाँ भी आसानी नहीं रही। दौड़ने से प्रोस्थेटिक लेग से लगा उनका पैर का हिस्सा छिल जाया करता था, लेकिन इन दुश्वारियों को हराते हुए वो अपने मिशन में जुटे रहे और उसी का नतीजा है आज पूरा भारत टोक्यो में उनकी उपलब्धि पर तालियां बजा रहा है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत तमाम गणमान्य नागरिक इन्हें बधाई दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी सुमित को बहुत बधाइयाँ। अगले मेडल विनर पर चलते हैं। इनका नाम है भाविना पटेल। पैरालंपिक्स के टेबल टेनिस मुकाबलों में मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हैं। भाविना पटेल भी गोल्ड जीतने के करीब थी, लेकिन फाइनल मुकाबले में चीन के खिलाड़ी झाओ यिंग से हार गईं तो सिल्वर मेडल मिला। मेडल जीतने के बाद भाविना ने क्या कहा, सुनिए। बहुत खुशी हो रही है कि मॉर्निंग 4 बजे से मेरा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता था। उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करती थी। हर रोज़ मेडिटेशन, योगा, उसी से मैं अपने आप को काम रख पाती थी। तो मेरे लिए ये चीज़ मतलब। भाविना भी देश के उन लाखों बच्चों में से रही हैं जिन्हें हमारा समाज सहानुभूति की नज़र से देखता है, कमज़ोर समझता है। और अगर ये बच्चे गांव में पैदा हुए हों तो उनके लिए जीवन की दुश्वारियां और बढ़ जाती हैं। भाविना 6 नवंबर 1986 को गुजरात के महसाणा के वडनगर में जन्मी थी। वडनगर से ही देश के प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं। तो भाविना जब साल भर की थी तब पोलियो हो गया। भारत में तब 2 बूंद जिंदगी वाला पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हुआ था और अमूमन हर गाँव में पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे, मिल जाते थे। पोलियो के बाद भाविना चल फिर नहीं पाती थी। पिता कोई छोटी मोटी दुकान चलाते थे और परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि इनका इलाज करवा पाता। जब भाविना 4ठी कक्षा में थी तो उनकी सर्जरी कराई गई, लेकिन सर्जरी के बाद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, फॉलोअप्स नहीं हो पाए, तो भाविना पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। अब आगे की ज़िंदगी उन्हें व्हीलचेयर पर ही गुजारनी थी।
भाविना ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की है और स्कूल से ही शौक के तौर पर टेबल टेनिस खेला है। उस दौर की एक तस्वीर भी है जिसमें भाविना और बाकी दिव्यांग बच्चों के साथ नरेंद्र मोदी हैं। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। खैर, स्कूल के बाद भाविना ने पढ़ाई तो डिस्टेंस लर्निंग से ही की, लेकिन टेबल टेनिस में उनकी दिलचस्पी बनी रही। परिवार को भी लगा कि वो इस खेल में अच्छा काम कर सकती हैं, अच्छा नाम कर सकती हैं, इसलिए 2014 में भाविना के पिता उन्हें लेकर के अहमदाबाद आ गए और यहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई। इस बीच भाविना मेडल भी जीतने लगी तो आगे बढ़ने का हौसला मिलता रहा, लेकिन ट्रेनिंग करने में समस्याएं आ रही थी। ये दिक्कत दूर करने के लिए भाविना ने 2018 में एक सेकंड हैंड रोबोट खरीद लिया और उसके साथ ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। इसी मेहनत के बल पर भाविना ने टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल जीत कर नाम कमाया है। बढ़ते हैं अगले मेडल विनर पर। इनका नाम है निशात कुमार। किसानों के घर में चारा काटने के लिए मशीन होती है जिसमें गोल घेरा होता है और इसके बीच में ब्लेड्स होती हैं। ब्लेड का चक्का घूमता है ताकि चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सके। आप गांव से हैं तो समझ गए होंगे कि हम किस मशीन की बात कर रहे हैं। इस मशीन में सावधानी ये रखनी पड़ती है कि चारे को ब्लेड्स की तरफ धकेलते वक्त हाथ बीच में न आ जाए, क्योंकि ब्लेड बहुत शार्प होता है, अगर वहाँ गया तो कटना ही है। लेकिन कई बार हादसे हो जाते हैं सावधानी के बाद भी। एक हादसा हुआ हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में। किसान परिवार में 8 साल का बच्चा चारा काटने वाली मशीन में हाथ देकर दाहिना हाथ कटवा बैठता है। इस बच्चे का नाम निशात कुमार। निशात का कलाई से आगे का पूरा हाथ कट गया था। अब उनके भविष्य पर अंधेरा छा गया था, लेकिन जल्दी ही अपनी कमजोरी में उन्होंने ताकत खोज ली। ऊंची कूद को अपना पैशन बनाया और फिर ये रास्ता टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने तक पहुंचा। हाथ कटने के बाद जिस लड़के का गांव वालों को कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था, आज गांव में उसकी कामयाबी पर जश्न मन रहा है। निशात के संघर्ष पर क्या कहा उनके परिवार ने, सुनिए। सर, हमें बहुत खुशी है जो हमारे बेटे ने देश का नाम और इंडिया का नाम रोशन किया। अपने हिमाचल का, ऊना डिस्ट्रिक्ट का, अपने अंब तहसील का, अपने गांव बदाऊं का जी बहुत नाम रोशन किया। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत नसीब मेरा बेटे ने बहुत तरक्की की। हमें तो आस ये थी भी गोल्ड मेडल लेकर ही आएगा बेटा, हमें पूरी आस लगा रखी। ऊंची कूद में भारत के लिए निशात ने सिल्वर जीता है। पुरुषों के T47 ऊंची कूद वर्ग में एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए 2.06 मीटर की छलांग लगाई। T47 वर्ग की स्पर्धा उन एथलीट्स के लिए होती है जिनके हाथ के ऊपरी हिस्से में विकार होता है। तो इस वर्ग में निशात कुमार 10 खिलाड़ियों के साथ फाइनल में मेडल की रेस में थे। अपने पहले प्रयास में उन्होंने 1.89 मीटर की छलांग लगाई, कूद लगाई, लेकिन फाइनल में शामिल बाकी एथलीट्स ज़्यादा ऊंची छलांग लगा रहे थे। 2.02 मीटर की ऊंचाई पर निशात को चीन के चेन होंगीसे से कड़ी टक्कर मिली। इसके बाद अमेरिका के रॉड्रिक टाउनसन ने और डलास वाइस ने 2.06 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर निशात को चुनौती दी, जबकि चीन के होंगीजे 2.06 मीटर की ऊंचाई पार करने में नाकाम रहे। अंत में निशात ने 2.06 मीटर की ऊंची कूद लगाई। ये उनका अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। निशात से ज़्यादा 2.15 मीटर की ऊंची कूद के साथ अमेरिका के रॉड्रिक टाउनसन ने इस मुकाबले में गोल्ड जीता। दूसरे नंबर पर निशात के साथ संयुक्त रूप से अमेरिका के ही डलस वाइस रहे, जिन्होंने 2.06 मीटर की कूद लगाई। दोनों को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल मिला है। चौथे मेडल विनर हैं योगेश कथुनिया। इन्होंने डिस्कस थ्रो में देश के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया है। फाइनल में 44.38 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। योगेश की भी टोक्यो तक पहुंचने की कहानी काफ़ी संघर्ष वाली है। मार्च 1997 में जन्मे योगेश जब 8 साल के थे तो उन्हें लकवा मार गया। उनके हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया। इलाज के बाद उनके हाथ तो ठीक हुए, लेकिन पैरों का लकवा गया नहीं। रास्ता बचता था व्हीलचेयर का। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि योगेश की मां ने फिजियोथेरेपी सीखी ताकि वो बेटे को दोबारा पैरों पर खड़ा कर सकें। मां की मेहनत काम भी आई। 3 साल की फिजियोथेरेपी के बाद योगेश पैरों पर खड़े होने लगे। हालांकि पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। योगेश जब 20 साल के हुए तब उन्होंने खेलना शुरू किया। 2018 में उन्होंने पहली बार हरियाणा के पंचकुला में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। फिर दुबई में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज तक पहुँचे। वो लगातार अपनी रेंज को बढ़ाते रहे हैं और सतत मेहनत का नतीजा आज हम सब के सामने है। 5वां नाम है देवेंद्र झाझड़िया। ये नाम 16 साल से जीके की किताबों में छप रहा है। भारत के लिए जैवलिन में पहला गोल्ड लाने वाले 2004 और 2016 के पैरालंपिक्स में भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता था। इस बार जैवलिन थ्रो की F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं। इस कैटेगरी में वो एथलीट्स भाग लेते हैं जिनके हाथ का हिस्सा काम न करता हो। देवेंद्र का दायां हाथ आधा कटा हुआ है। देवेंद्र ने 64.35 मीटर भाला फेंका है।
इस कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले श्रीलंका के एथलीट ने 67.37 मीटर भाला फेंका था। तो 3 मीटर से देवेंद्र गोल्ड से चूके दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन एक और पैरालंपिक्स मेडल उनके खाते में जुड़ गया है। 3 पैरालंपिक्स मेडल, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले हैं। जब वो करीब 8 साल के थे तब पेड़ पर चढ़ते वक्त बिजली के तार से उनका हाथ छू गया था और इस हादसे में बाएं हाथ का एक हिस्सा उन्होंने गंवा दिया था। अगले एथलीट हैं सुंदर सिंह गुर्जर। ये भी जैवलिन थ्रो की देवेंद्र झाझड़िया वाली कैटेगरी में ही थे। देवेंद्र ने सिल्वर जीता तो ब्रॉन्ज सुंदर सिंह के खाते में आए। एक ही इवेंट में दूसरा मेडल भारत के लिए। इन्होंने 64.01 मीटर भाला फेंका और तीसरे नंबर पर रहे। सुंदर जयपुर के रहने वाले हैं। 2015 के एक हादसे में इन्होंने अपना बायां हाथ गंवा दिया था। आखिर में बात विनोद कुमार की। विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीता है। F52 डिस्कस थ्रो के फाइनल में विनोद का बेस्ट थ्रो 19.91 मीटर का रहा और ये एशिया का रिकॉर्ड है। हालांकि दिव्यांगता की कैटेगरी पर विवाद हुआ, इसलिए अभी उनका मेडल वापस हुआ है। ये विवाद फिलहाल चल रहा है जब तक हमने ये बुलेटिन तैयार किया। तो ये था पैरालंपिक्स में तिरंगे का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के नाम और उनकी कहानियाँ। पैरालंपिक्स के मेडल भी उतने ही मान वाले होते हैं जितना ओलंपिक का मान होता है। हम सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं। जो मेडल ला नहीं पाए वो अच्छा खेले हैं, उन्हें भी बधाई। उम्मीद है अभी सिलसिला जारी रहेगा और देश के खाते में कुछ और मेडल्स आएंगे। आज के रन टॉप शो में बस इतना ही। आखिर में आपके लिए यूपी चुनाव को लेकर हमारी ग्राउंड कवरेज, क्या हाल है यूपी का, एक हिस्सा। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी दिशा या सीमा भ्रम की समझ लीजिए। लल्लन टॉप का कारवां शामली ज़िले में था। शामली के बाद अगला पड़ाव होना था सहारनपुर और फिर एक ब्रेक के बाद मुजफ्फरनगर आना था। लेकिन ज़िला जब साथ साथ जुड़ा हो तो कई दफ़ा गांव की चौहद्दियाँ मर्ज हो जाती हैं। हम बिरालसी गांव में हैं, यही नाम है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब को, परम आदरणीय गौरव जी को लगा कि ये शामली ज़िले का गांव है लेकिन ये मुजफ्फरनगर ज़िले का गांव है। चरथावल विधानसभा है। यहाँ के जो विधायक रहे विजय कश्यप, वो मंत्री भी थे। कोविड के दौरान देहांत हो गया है ना। तो ये बिरालसी गांव है। बड़ी वोटिंग है, मतलब 6,000 की पोलिंग है, 5-6 हज़ार की पोलिंग है। और अगर सामाजिक वर्ग के दृष्टिकोण से कहें तो राजपूत बाहुल्य गांव है। राजपूत समाज के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग भी खूब हैं और दलित समाज के भी खूब हैं, है ना। तो यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि सौरभ जी ये आप किसका बाहुल्य ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में कहीं भी जब आप बात करें तो आपको ये कास्ट, सोशल बेस या रिलीजियस आइडेंटिटी बड़ी मैटर करती है आपकी वोटिंग प्रेफरेंस को जानने के हिसाब से। परंपरागत वोट बेस जिसको बोलते हैं, वोट बैंक बोलते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें लगा कि हम बता दिया करें कुछ एक दफ़ा जब हमें पता हो स्पष्ट रूप से कि बाहुल्यता किसकी है। जैसे हम जाट बाहुल्य गाँव में भी गए, कश्यप बाहुल्य गाँव में भी गए, दलित बाहुल्य इलाकों में भी गए। आपने अंबेडकर भवन से की गई रिपोर्टिंग देखी होगी, आपने इब्राहिमपुर माजरा में भी वो रिपोर्टिंग देखी होगी और देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से खेती किसानी करते हैं। और ये चाचा बड़े ज़ोरदार हैं। अभी ये हमको कैमरा शुरू होने के पहले टिकैत परिवार के बारे में कुछ बता रहे थे। तो हमने कहा चाचा अब इतनी ज़ोरदार बात कर रहे हो तो कैमरे पे बता दो, थोड़ा बाकियों को भी पता चले कि आपके हिसाब से उनका सत्य क्या है। नौजवान भी हैं, तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये बड़े मुखर होते हैं, लेकिन गरारी यहाँ फंस जाती है कि अब ऐसे जब सब लोग बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो इनको हाथ बांधे चुपचाप खड़े रहना पड़ता है किनारे। तो आप लोगों के पास भी आएंगे, ठीक है भाई साहब, अभिषेक जी, ठीक है। हाँ, बड़े बढ़िया लड़के हैं, एकदम सबको पानी वानी पिलवा रहे हैं, सब खाट वाट पड़ी हुई है, माहौल पूरा बना हुआ है। तो चाचा आपसे ही शुरू करते हैं। चलो मेरे से। क्या नाम है आपका? प्रदीप चौहान। प्रदीप चौहान जी, क्या करते हैं प्रदीप चौहान? मैं तो खेती करूँ। आप खेती करते हैं? हाँ जी। खेती करने वाले कुछ लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कृषि कानून ऐसा है नहीं, एक मैटर इसमें दिक्कत है इन लोगों को। बताइए। जो खेती करने वाले हैं, हाँ आप विश्वास कर रहे हैं, उनकी तो रिश्तेदारी में जाने की फुर्सत भी नहीं है। हाँ मैं तो अपने काम में इतने बिजी है, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो उनका काम खराब हो जाएगा। हाँ। कुछ लोगों का ये बिजनेस है केवल आंदोलन करना, वे आंदोलन जीवी हैं। जो मोदी जी ने कहा था
मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात को अच्छा, हाँ जी, चौहान साहब ने भी एक टर्म दिया है, हाँ जी, प्रधानमंत्री ने भी यही बात चलो अच्छी बात है, उन्होंने भी सही बात कही होगी। की। ये आंदोलन जीवी से क्या तात्पर्य है, थोड़ा ज्यादा विस्तार से बताएंगे? उन्हें कोई मुद्दा ऐसा मिलना चाहिए जो में सरकार की फजीयत करे। अच्छा, उन्हें मतलब किन्हें? जो लोग इस तरह के लोग हैं जो आंदोलन जीवी हैं। कौन लोग हैं, नाम तो लीजिए। नाम मैं बताऊं आपको? हाँ जी, नजदीक में ही सिसोली गांव है। सिसोली गांव है। 1990 में वहाँ एक सल्फर था। हाँ, सल्फर था। हाँ जी। सल्फर क्या होता है? जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं, वो शायद ना जो गन्ने की मीडियम स्तर पे पेराई करे, हाँ। और वो चीनी मीडियम चीनी उत्पादन हो गया उसमें। अच्छा। एक तो मिल हो गया तो बड़े स्तर का हाँ हो जी, गया, हाँ जी। एक उसके बीच में सल्फर जी। और शुगर खंड सारी उसके बाद हुए। हाँ जी। सल्फर था। हाँ। और वो सल्फर था दर्शन लाल गर्ग शामली वालों की पार्टनरशिप में। दर्शन लाल गर्ग शामली वाले। हाँ जी। हाँ जी। उनमें एक और भी साजी थे, लाला उनके रिश्तेदार कोई। हाँ। मैं 1990 के पीरियड में गया था। हाँ। मेरा एक भाई वहाँ था सल्फर में, परिवार का, उसने मुझे बुलाया था, मैं गया था। और मेरा उसने खाना भी, मैंने टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत जी जो थे उनके ही मैंने खाना भी खाया था। बाकी अगर इससे आप देखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना चाहिए ललन टॉप यूपी का यूट्यूब चैनल और ललन टॉप के तमाम दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स, जहां पे हम यूपी से आने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स को लगातार शेयर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ललन टॉप यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको कर लेना चाहिए। वहाँ पे आपको सौरभ द्विवेदी थोड़े ज़्यादा रेगुलर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप।